Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. अभी तक हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने उपयोगिता को कल समझ लिया था कल की वीडियो में। अब आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता के प्रकारों में से ये एक प्रकार है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। तो गणनावाचक वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है? गणनावाचक का मतलब हम समझ सकते हैं कि जिसकी हम गणना कर सकें, यानी जिसको हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो हो गई हमारी गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। तो देखिए इस टॉपिक को। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता है कि उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता क्या है कि जो उपयोगिता होती है, हमारी जो उपयोगिता है, उसको हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 1, 2 और इन्फिनिटी। मतलब जहाँ तक हम चाहें वहाँ तक इसको हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कमीज से प्राप्त उपयोगिता को माप सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक कमीज से प्राप्त उपयोगिता को माप सकते हैं और कहें कि वह कमीज मुझे 50 इकाई उपयोगिता प्रदान करती है, और हम कह सकते हैं कि वो जो कमीज है वो 50 इकाई उपयोगिता प्रदान करती है। आगे चर्चा करने से पूर्व ये उपयोगी होगा कि हम उपयोगिता के 2 महत्वपूर्ण मापों को समझें। हमारे लिए आगे पढ़ने से पहले हम पहले उपयोगिता के 2 मापों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा है? उपयोगिता के उपाय। अब देखिए कुल उपयोगिता, जैसे देखिए कुल उपयोगिता TU। अब कुल उपयोगिता क्या है? TU है, ठीक है। एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से उपयोगिता का योग है। अब एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा की उपयोगिता क्या है? TU। उसका योग क्या है? TU। जो किसी वस्तु x की दी गई मात्रा में उपयोग करने से प्राप्त होती है। जो x वस्तु है ना, इसकी मात्रा में जो उपयोग करते हैं, ठीक है, x की मात्रा में जो उपयोग करते हैं उससे क्या प्राप्त होती है? एक निश्चित मात्रा TU हमको प्राप्त होती है, ठीक है। फिर क्या होता है? वस्तु x अधिक मात्रा उपभोक्ता को अधिक संतोष प्रदान करती है। जो वस्तु की x मात्रा है वो उपभोक्ता को बहुत अधिक संतोष प्राप्त करती है, वो उससे सेटिस्फाइड हो जाता है। अतः TU वस्तु की उपयोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है। अब TU किस पर डिपेंड करेगी कि जो x वस्तु है इसकी हमने कितना ज़्यादा यूज्ड किया, इसकी उपयोगिता क्या थी, TU उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अतः TUN वस्तु x की n संख्याओं के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता होती है। तो तब TUN क्या होगा? वस्तु x है, ठीक है, हमने इसका कितना यूज़ किया? TU किया। अब n हमने क्यों लगाया? क्योंकि कितनी बार हम इसका उपयोग करेंगे ये n यानी एक संख्या दर्शाएगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x वस्तु है TU, ठीक है, ये हो गई इसको उपयोग, हमने इसकी उपयोगिता। अब इधर 1 लिखा है तो मतलब हमने इसका एक बार यूज़ किया। 100 लिख दो, इसका हमने 100 बार यूज़ किया। तो इस तरह से आई होप कि आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ आया होगा। आगे देखिए आपका लिखा है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता MU कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। अब सीमांत उपयोगिता क्या है? उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से होता है। उपयोगिता में वो परिवर्तन होगा जो कैसा होगा? वस्तु की जो भी इकाई होगी उसमें जो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग होगा उसे हम सीमांत उपयोगिता कह सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 4 केले हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमारे पास क्या है? एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। हमारे पास क्या है? 4 केले। कितने केले हैं? 4 केले हैं, ठीक है। 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है, ठीक है। कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 28 इकाई। इसके बाद क्या? 5 केले से कुल उपयोगिता 30 इकाई मिलती है। 4 केले से मिली हमको 28 और 5 केले से हमको मिली 30, ठीक है, यानी 30। देखिए एक बार और, 4 से 28 और 5 से हमको मिल रही है 30। स्पष्ट है कि 5वें केले के उपभोग से कुछ उपयोगिता 2 इकाई बढ़ गई। अब हमको देखो अच्छे से समझिए आप लोग। 4 से मिल रही है 28, ठीक है, सॉरी 1 मिनट। तो 4 से हमको कितनी मिल रही है? 28, ठीक है। वहीं 5 से हमको मिल रही है 30। अब हमको समझ आ रहा है कि यहाँ 4 से 28 थी, यहाँ 5 से 30 थी। तो अगर हमने 4 में 1 बढ़ाया तो 5 हुआ, तो यहाँ 28 में कितने बढ़ गए? 2। तो कहीं ना कहीं जब उपयोगिता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है? 2 इकाई बढ़ गई है, यानी 28 से 30 हुई है तो 2 इकाई बढ़ गई है। 30 इकाई माइनस 20, 28 इकाई है। अब 30 में से -28 को कर दिया, ठीक है, तो कितनी हो गई? 2।
तो 2 इकाई बढ़ गई है, इसलिए 5वें केले की सीमांत उपयोगिता 2 इकाई है। तब 5वां जो हमारा केला था, 4 तो ऑलरेडी पहले से थे, पर अब जो 5वां केला था उसकी सीमांत इकाई कितनी हो गई? 2 हो गई। क्यों हुई? क्योंकि 4 में 1 को बढ़ाया तो 5 हुआ, तो इससे कितने % बढ़ी? 2 बढ़ गई। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी सीमांत इकाई? 2 हो जाएगी। आगे देखिए, MU5 TU5 माइनस TU4, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? MU5, ठीक है, इसको निकाल रहे हैं ना हम, तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं TU5 माइनस TU4। ठीक है, तो 30 माइनस 28 बराबर कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप कि क्लियर हो गया। आगे देखिए, साधारण रूप में MUN बराबर TUN माइनस TUN-1, ये फॉर्मूला है, आप इसे याद कर सकते हैं सीमांत उपयोगिता को निकालने का, जहाँ n का अर्थ है वस्तु की nth इकाई। n का अर्थ क्या हो जाएगा? वस्तु की इकाई। ठीक है, और n का अर्थ अगर हम मैथ पढ़ते हैं तो किसी भी संख्या को ले लेते हैं ना, न्यूमेरिकल काउंटेबल नंबर को, तो यहाँ पर n का मतलब क्या होगा? n इकाई। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को निम्न तरीके से भी संबंधित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? TUN, ये तो हो गई आपकी कुल उपयोगिता, बराबर MU1 प्लस MU2 प्लस MUN-1 प्लस MUN। देखिए, अगर आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपने मैथ्स पढ़ी है, 12th में आपकी मैथ्स थी, या फिर आपकी 10th तक मैथ बहुत अच्छी रही है, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। पर अगर आप बायो या आर्ट्स वाले हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, पर अगर आप इसमें ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से समझेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, सीमांत उपयोगिता को निकालने का ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से निकालें, लेकिन देखिए, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप दूसरा तरीका फॉलो करें, वरना आप ये पहला वाला तरीका ही रहने दें, MUN बराबर TUN माइनस TUN-1, इससे ही आप निकालेंगे इजीली। 5 बराबर क्या हो जाएगा? 30 माइनस 28। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, इससे हो रहा है सॉल्व, तो हमको सेकंड की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप चाहें तो ये सेकंड फार्मूला भी लगा सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। सरल रूपों में इसका अर्थ है कि केले की n इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता प्रथम केला MUN, सीमांत उपयोगिता द्वितीय केले MU2, और इसी प्रकार nth इकाई तक का कुल योग है। यानी इसमें क्या होगा? दूसरे फॉर्मूले को अगर हम देखें तो MUN जो है वो क्या होगा? वो होगा फर्स्ट केले के लिए। ठीक है, और जो सेकंड होगा वो हो जाएगा सेकंड केले के लिए। इसी तरह हम निकालते जाएंगे और एंड तक हम कहाँ तक निकालते हैं? जहाँ तक हमको निकालना होता है। ठीक है, तालिका संख्या 2.1 तथा रेखा चित्र 2.1 वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से मिलने वाली सीमांत तथा कुछ उपयोगिता के मूल्यों का एक काल्पनिक उदाहरण को दिखाती है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि सीमांत उपयोगिता वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वस्तु की कुछ मात्रा उपलब्ध हो जाने पर उपभोक्ता की उस वस्तु को और अधिक प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। तालिका तथा रेखा चित्र में इसी को दिखाया गया है। अब देखिए, ये आपके याद करने वाला पॉइंट है कि सीमांत उपयोगिता कब कम हो जाती है। देखिए, जब भी क्या होता है, कोई वस्तु के उपयोग में वृद्धि होती है तो उसके साथ सीमांत उपयोगिता गिर जाती है, क्योंकि जब किसी वस्तु की वृद्धि होगी तो लोग उस वस्तु को लेना कम कर देंगे। क्योंकि जैसे मोबाइल फ़ोन मार्केट में आया, लोगों ने ख़रीदा, फिर जब टच मोबाइल फ़ोन आया मार्केट में, लोगों ने ख़रीदा, अब टच ही टच खरीद रहे हैं लोग बाग, तो उसका जो मतलब एक जो उनका एक्साइटमेंट था ना, वो कहीं ना कहीं कम हो गया। तो मतलब आजकल सबके पास है, तो उसकी मतलब खैर मोबाइल तो सभी लोग ले ही रहे हैं अभी भी, क्योंकि वो एक ऐसा साधन है कि सबको ज़रूरी है। जैसे हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी ने वाइट कलर की वॉच ली, ठीक है, वाइट वॉच चाहिए उनको तो उन्होंने वाइट ली, पर जब वो मार्केट में वाइट ही वाइट सब लोग लेंगे ना कहीं लोग सोचेंगे अब वाइट नहीं, अब ब्लैक लेनी चाहिए। तो क्या होगा कि जिस भी वस्तु की ज़्यादा हो जाती है ना वृद्धि, उसकी सीमांत उपयोगिता गिर जाती है, क्योंकि लोगों की इच्छा कम हो जाती है उसको खरीदने की। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं तालिका तथा रेखा चित्र में इसी को दिखाया गया है। अभी हम इसको देखेंगे।
देखिए कि MU3 MU2 से कम है। अब हमको क्या देखना है कि MU3 जो है MU2 से कम है। आप ये भी देख सकते हैं कि कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है लेकिन घटती हुई दर पर। किसी वस्तु के उपयोग की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर उसकी सीमांत उपयोगिता की आय है। अब देखिए ये पॉइंट बनता है, किसी वस्तु के उपयोग की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु का हमने उपयोग किया और उसके उपयोग के बाद उसका जो रिजल्ट आया कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर, फिर उसकी जो कुल उपयोगिता में वृद्धि हुई और उसकी जो वृद्धि की दर हुई उसको हम क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता की आय कहेंगे। ठीक है, हाईलाइट दिस पॉइंट, क्योंकि सीमांत उपयोगिता की आय हम किसे कहेंगे, किसी वस्तु के उपयोग की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर को उसकी सीमांत आय कहेंगे। ये सीमांत उपयोगिता वस्तु की उपभोग मात्रा में वृद्धि के साथ गिरती जाती है। ठीक है, ये सीमांत उपभोक्ता की मात्रा वस्तु में वृद्धि के साथ गिरती जाती है 12 से 6 और 6 से 4 और इसी प्रकार आगे यह निष्कर्ष हासमान उपयोगिता नियम से निकलता है। ठीक है, क्या होगा कि ये गिरती ही जाएगी। ठीक है, यहाँ आपको चार्ट में बताया जैसे 1 2 3 4 5 6 7 6 तक। ठीक है, 12 उपयोगिता, यहाँ सीमांत 12 थी, कुल उपयोगिता 18, यहाँ 6 हो गई, 22 से 4 हो गई, 24 से 2 और 24 से 0 और 22 से -2। कुछ इस तरह से ये घटती बढ़ती रहेगी। ठीक है, किसी वस्तु के उपयोग को बढ़ाया जाता है, वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। जब वस्तु की मतलब वस्तु क्या होगा, वस्तु का ये बढ़ता जाएगा ना तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। जैसे आप देखो यहाँ पर 1 में ये 10, यहाँ 12 मान लेते हैं हम। ठीक है, 10 और 15 के बीच हम 12 मान लेते हैं। 12 पर ये कितनी थी, बड़ी, तो ये यहाँ से घटी। ठीक है, फिर ये 12 से बड़ी 90 के समथिंग, तो ये आ गई 3 पर, फिर ये बड़ी, फिर 4 पर, फिर ये बड़ी, बढ़कर ये 22 के समथिंग ये 6 पर आ गई। मतलब जितनी ज़्यादा ये बढ़ती जाएगी ना उतनी ज़्यादा सीमांत उपयोगिता गिरती जाएगी। ठीक है, MU उस बिंदु पर शून्य हो जाता है जब TU स्थिर रहता है। जो MU होता है वह उस बिंदु पर शून्य हो जाएगा जब TU स्थिर होगा। ठीक है, दिए गए उदाहरण में 5वीं इकाई के उपभोक्ता पर TU अपरिवर्तित रहती है अतः MU5 बराबर 0। तो क्या होगा, TU जो होगी वो अपरिवर्तित रहती है, MU5 0 है तो TU गिरने लगती है और MU ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, जब MU5 0 होगा तो TU उसके पश्चात गिरने लगेगी और MU जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। आगे देखिए, एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति, हासमान उपयोगिता नियम। अब जब एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति कैसे होगी और हासमान उपयोगिता नियम। ठीक है, किसी वस्तु के मांग वक्र का गणनावाचक विश्लेषण के द्वारा बनाया जा सकता है। मांग क्या है तथा मांग वक्र क्या है। अब आप ये समझ लीजिए यहाँ पर कि मांग क्या है और मांग वक्र क्या है। बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होते हैं वो इतने पूछे नहीं जाते हैं। थ्योरी पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या है और क्यों उसका हम यूज़ कर रहे हैं ये हमको पता होना चाहिए। बाकी निकालना किस तरह से निकालना ये बहुत बात की बात है। वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु मूल्यों और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक एवं समर्थ है को उस वस्तु की मांग कहते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु मूल्यों और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक एवं समर्थ है उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु की मांग कहते हैं। कोई भी वस्तु को उपभोक्ता उसके मूल्य पर और आय पर खरीदने के लिए उसका मन होता है, यानी खरीद सकता है, इच्छुक है या फिर वो खरीदने में समर्थ है, उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। हाईलाइट दिस पॉइंट बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं या आप अपने नोट्स में इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वस्तु X की मांग, X वस्तु की स्वयं की कीमत के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की कीमतों, प्रतिस्थापना एवं पूरक वस्तुएं देखें 2.4 में। ठीक है, उपभोक्ता की रुचियों और वरीयता जैसे कारकों पर निर्भर करती है। मांग वक्र एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्राओं की रेखीय प्रस्तुति है। मांग वक्र जो होता है एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने की एक मात्राओं की रेखीय प्रस्तुति है, जो एक उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक है अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों को और उपभोक्ता की आय को स्थिर रखते हुए। जब कोई उपभोक्ता क्या होता है, वस्तु को खरीदने के लिए इच्छुक भी है और समर्थ भी है, तो वो किस तरह से वस्तु को खरीद सकता है, उसकी ये क्या होती है, उसकी रेखीय प्रस्तुति है। ठीक है, मांग वक्र।
एक व्यक्ति का वस्तु x के लिए विभिन्न कीमतों पर उसके काल्पनिक मांग वक्र को प्रदर्शित करता है। मात्राओं को क्षैतिज अक्ष पर तथा कीमतों को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दिखाया। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, वो शायद मैं आज नेट ऑफ करना भूल गई हूँ। चलिए सॉरी, मैं अभी ओके। कम बैक टू द टॉपिक। नीचे की ओर ढलवा मांग वक्र प्रदर्शित करता है कि नीचे मूल्यों पर एक व्यक्ति x वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने को इच्छुक है। ये क्या प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने के लिए इच्छुक है, ठीक है। तथा ऊंचे मूल्यों पर वह वस्तु की कीमत तथा मांगे जाने वाली मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध है, और जो उसकी ऊंची जो इस साइड की जो होती है ना, ये बाय अक्ष होता है, ठीक है। ये हमको दर्शाता है कीमत और उसके मांगे जाने की जो मतलब मात्रा के बीच जो ऋणात्मक संबंध होता है ना, वो दर्शाएगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मांग का नियम। नीचे की ओर ढलवा मांग वक्र की स्पष्टीकरण हासमान सीमांत उपयोगिता के विचार पर आधारित है। हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है। अब हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम हमको क्या बताता है? तो देखिए, हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई कम सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है। वस्तु की जो अगली इकाई है वह कम सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है, इसलिए व्यक्ति प्रत्येक अगली इकाई के लिए उतना देने के लिए इच्छुक नहीं होगा कि इसी कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढलवा वक्र होता है। व्यक्ति उतना ज़्यादा देने के लिए इच्छुक नहीं होता है और इसी कारण मांग वक्र का जो नीचे की ओर जो ढलवा वक्र होता है वो होता है, ठीक है। एक्स वस्तु की ₹40 प्रति इकाई कीमत पर व्यक्ति की एक्स वस्तु की 5 इकाइयों की मांग थी। एक्स वस्तु पर प्रति की कितनी कीमत थी? 40, यानी एक की कीमत 40 थी, तो व्यक्ति की कितनी मांग थी? 5 थी, ठीक है। वस्तु की छठवीं इकाई, जो छठवीं इकाई है 5वीं इकाई से कम महत्व की होगी। वस्तु की जो छठी इकाई होगी वो 5 से कम महत्व की होगी। व्यक्ति छठी इकाई को तभी खरीदेगा जब कीमत ₹40 प्रति इकाई से नीचे गिर जाती। अब व्यक्ति एक इंसान को मतलब एक कोई चीज़, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम मान लेते हैं एक टॉर्च, ठीक है। एक टॉर्च 40 रुपए की आ रही है, तो एक्स व्यक्ति है, एक टॉर्च 40 रुपए की आ रही है, उसने 5 टॉर्च खरीदनी है उसको, ठीक है। तो उसने 5 टॉर्च खरीदी, 40 40 40 40 40, ठीक है। लेकिन जो छठवीं टॉर्च है वो नहीं खरीद रहा। क्यों? क्योंकि वो ये छठवीं टॉर्च या तो जब खरीदेगा जब इसकी कीमत 40 से कम हो जाएगी, 30 हो जाए, 20 हो जाए या 10 हो जाए, ठीक है, या फिर वो इसको खरीदेगा नहीं क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। अतः हासमान सीमांत उपयोगिता नियम यह स्पष्ट करता है कि मांग वक्रों का ऋणात्मक दाम क्यों होता है। अब ये क्या स्पष्ट करता है? हासमान सीमांत उपयोगिता नियम ये स्पष्ट करता है कि मांग वक्रों का ऋणात्मक दाम क्यों होता है, यानी दाम घटता क्यों है। इसलिए घटता है क्योंकि जिसको जितनी ज़रूरत है उतना वो सामान ले लेगा, ठीक है, उसकी इच्छा के अनुसार। लेकिन उससे ज़्यादा कब लेगा वो? जब उसका जो दाम रहेगा वो कम हो जाएगा, यानी घट जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से, आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो आप इसमें बस एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट रखिए कि गणनावाचक उपयोगिता क्या होती है, ठीक है। तो क्या होती है गणनावाचक उपयोगिता? जिसको संख्याओं में हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा क्या था? सीमांत उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता में वह परिवर्तन जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है, इसको क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। इसके बाद किसी वस्तु के उपयोग की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर, ठीक है, उसकी सीमांत उपयोगिता की आय है, ठीक है। और इसको कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर ये वाला देखा था, आप इसको ही यूज़ करिए। ये सेकंड वाला थोड़ा सा टफ हो सकता है, बाकी जिसका मैथ्स अच्छा है और जिसका सब्जेक्ट मैथ था वो सेकंड वाले को भी कर सकता है। इसके बाद वस्तु की मांग क्या होती है ये भी क्लियर हो गया है। तो आपका ये वाला टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया है। अब कल का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, ठीक है। तो इसको हम आने वाली कल की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें भी ठीक उसी तरह का फॉर्मूला आएगा और फॉर्मूले से निकालने हम सीखेंगे कल, ठीक है। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच।